हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? तो उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम प्रयास जेई 2.0 में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया हो एकदम एकदम जबरदस्त। और अगर मेरा आवाज वॉल्यूम अगर आपको वॉइस ठीक आ रहा है तो एक बार बताना जरा। हाँ जी, आवाज ठीक है? सारे लोग एक बार थम्स अप करके बताओ। चैट कहीं दूसरी जगह आ रही है क्या? पुराने वाले में ही करो ना इसको। हाँ, पुराना वाला ही करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए जरा फटाफट बताइए। वॉइस क्लियर है एकदम? बोल दो। नहीं है वॉइस? वन साइड वॉइस आ रही है। वन साइडेड वॉइस? ये वन साइडेड वॉइस क्या होता है भाई? अच्छा, एक कान में वॉइस आ रही है। अच्छा, ये दिक्कत उनको आ रही होगी जिन्होंने वो लगा रखे होंगे कानों में हेडफोन, है ना? हम्म। चलो फिर देखते हैं, देखें एक बार वापस चैट निकालना। क्या कह रही है जनता? अरे हाँ, मतलब आज ये पहला दिन है ना, आज इसका टेस्टिंग है, यू मानो आज, है ना? ये टेस्टिंग है आज इसका, सिर्फ है ना, टेस्ट कर रहे हैं आज इसको। तो हो सकता है मतलब कुछ आगे पीछे प्रॉब्लम हो ना सेटिंग वगैरह में, तो एक बार देख लेते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। इको आ रहा है, लेफ्ट में आ रही है आवाज, और इको भी हो रहा है। अच्छा। ओहो हो। अबे नो वॉइस वाले कौन है? थप्पड़ पड़ेगी साला कान पे एक है। फालतू ही कह रहा है नो वॉइस। अरे बंद कर रखा होगा महाराज माइक वाइक को। हाँ, कह रहा सुबह सुबह ही। तो क्या पुराना वाला करेंगे यूज? इसको चेक करना, चलो तुम सेटिंग देख लेना। हाँ, अब ठीक है। हाँ, पुराना वाला ले लिया भाई तुमने, उतरवा के ही माने ना तुम, है ना? हाँ, अब तुम्हारे दिल को सुकून आया होगा। उतरवा के ही माने भाई तुम। अब तो ठीक है। अब बताओ देखें। अब बताओ जल्दी से। अभी ठीक है क्या? जल्दी बताओ, फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट। चलिए करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। आज हमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना था, है ना? आ गया माइक। हाँ, आज हमें आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना था। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे ना? हाँ, ठीक है ठीक है, अरे करवा लेंगे उसको, ठीक करवा लेंगे, कोई नहीं। आज सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में उसके बाद में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में ट्रेंड्स इन इनोट वैल्यूज, है ना? आज तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, वो अब इम्तिहान होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया क्या आप लोगों का? हाँ जी, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है क्या? ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका काफी सारा कॉन्सेप्ट आज वाली क्लास में यूज होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं। यस, अब वॉइस भी रिलेशनशिप में आ गया है। अच्छा,
बेटा वही सी रहेगा तेरे रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है ऐसा, जिस जिस हिसाब से तुम लोगों की हरकतें हैं ना, उस हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है। चल रहा है। अच्छा 3 लेक्चर हो गए, फिर समझ में आ जाएगा। 3 लेक्चर हो गए, फिर समझ में आ जाएगा। चल रहा है ना, ठीक, फिर समझ में आ जाएगा। और अरे भाई अगर 3 लेक्चर हो गए ना, तो मतलब बेसिक्स तो पढ़ ही लिए हैं तुमने, है ना। ई नोट वगैरह तो पढ़ लिया होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ ही लिया होगा, है ना। हाँ आओ देखो, आ जाओ, चलो देखते हैं। फटाफट बताओ, अगर मैं रेडियस की बात करूं, सुनना मेरी बात, यस, अगर मैं रेडियस की बात करूं, हमने लास्ट क्लास में रेडियस पढ़ा था महाराज, कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पहले जो रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है ना, फिर उसके बाद रेडियस जो है वो सेम रहती है, और सबसे लास्ट में कॉपर जिंक में आपका जो रेडियस होता है वो इंक्रीज। याद आया ये चीज, है ना, वापस थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, हमने कहा था सर अगर आप रेडियस की बात करो 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज की जो 4D सीरीज की रेडियस है वो 3D से ज्यादा होती है, और 4D और 5D सीरीज का जो रेडियस होता है वो लगभग सेम होता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ही ली थी, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, यस, है ना। हाँ, अब मुझे आप एक बार बताइए, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, तो जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए, जो है क्या है उसकी बाद में बात होगी। तो जनरल ट्रेंड होता है महाराज, वो क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज इंक्रीज करता है, और अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ही इंक्रीज करनी, क्या यही होता है। यस, हाँ होमवर्क डिस्कस करेंगे भैया, करेंगे अभी, कैसे तो क्वेश्चन होमवर्क में थे, और यहाँ होमवर्क डिस्कस कर लो, मतलब जैसे कोई बड़ी चीज हो, है ना, ये चीज थी, ऐसा ही था ना। यस, अब एक चीज और देखो, और वहीं पर अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, है ना, डाउन द ग्रुप की बात करूं, तो वहां पर भी जो आपका जनरल ट्रेंड है, जो जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर, है ना, ये एक जनरल ट्रेंड होता है जो होना चाहिए था। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मुन्ना एक बात बता, एक दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज का, और एक दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जल्दी बता दे। और एक तुझे दे रखा है मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज का, और एक दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज, कहां पर किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जल्दी से बताइए। यस, हाँ ये चीज तुम फटाफट बता दो जरा, आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला ऑर्डर तुम मुझे फटाफट बताओ। है ना, बताओ बताओ बताओ, मतलब ये कहां से कहां तक होता था, अरे ये याद है ना, ग्रुप नंबर 4 से लेके, है ना, ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक ये वाला एप्लीकेबल होता था, है ना, और ग्रुप नंबर 3 में तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता ही था। सर यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्वियस है 3D सीरीज जो होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज से ज्यादा होगा, बिकॉज इनकी साइज छोटी होती है, साइज बड़ी होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन सर एक्सेप्शन आता था यहाँ पर, 5D सीरीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4D सीरीज से ज्यादा हो जाती थी, है ना। और इसका जो रीजन आप लोगों को बताया गया था वो था पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, डी कहां से, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स को दुनिया लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानती थी। किस नाम से जानती थी, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानती थी। यस, जिसको दुनिया लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानती थी। याद आया क्या कुछ, यस यस यस, ये चीज याद आई। 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा होती है, 3D और 4D में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो तो वही ऑर्डर है जो एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन सर यहां पर ऑर्डर उल्टा हो जाता था। 5D से पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते थे 4f में, और f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, आप जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा है, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब उसको निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती थी, है ना। और इन दोनों को अगर मिला के ट्रेंड की बात करें, है ना, इन दोनों को अगर मैं मिला लूं तो ऑर्डर हम लोग लिखते थे कि 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा तुम्हारा 3D, और फिर आएगा तुम्हारा 4D। यही होता था ऑर्डर, चेक कर लो देखे, है ना, यही ऑर्डर होता था ना।
ये था ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, है ना, ये ऑर्डर होता था आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। यस, लेकिन सर इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हुआ करते थे, है ना सर, इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस भी हुआ करते थे। एक्सेप्शन होने का क्या रीजन था, है ना, एक्सेप्शन होने का क्या रीजन था, देखो को भी हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से एक्सेप्शंस थे वो भी मैं एक बार फटाफट से, हालांकि मैंने सारी टेबल आपको बनवा रखी है उधर, है ना, एक बार फिर मैं बनवा देता हूं। यहां पर हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं, है ना, ये याद है क्या, कहां कहां एक्सेप्शन आता था, कहां कहां एक्सेप्शन आता था, याद है क्या, अरे बोलो, कहां कहां एक्सेप्शन आता था, याद है क्या, कहां कहां एक्सेप्शन आता था, याद है क्या। हाँ सर देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आते थे, यारी, जरा, निभा, है ना, ये ग्रुप वाइज ही लिख रहा हूं मैं, मौत तक और रुकावट राह में पड़े तो आग में है ना, ये था। फिर उसके बाद कौन था सर, उसके बाद आता था फिर ला हफ्ता, है ना, वरना रे, दर, दर, टाई और, है ना, ये होता था, यही था। तो सर सबसे पहले जो डिफरेंस आता था ऑर्डर में, जहां पर लफड़ा होता था, जहां पर लफड़ा होता था वो था एक तो ग्रुप नंबर ये, है ना, इसमें क्या होता था, यस कौन कौन सा था, ग्रुप नंबर 5, 6, 10, अच्छा, अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यहाँ जो लफड़ा था ना, हाँ सर यहाँ जो लफड़ा था, सबसे पहले लफड़ा तो यही आता था, ये देखो सर, ये कौन सा था, ग्रुप नंबर 3 था। ये थोड़ी दुनियादारी से अलग है, ये ग्रुप नंबर 3, ये है ग्रुप नंबर 4, ये है ग्रुप नंबर 5, ये है 6, ये है सर 7, ये है सर 8, ये है सर 9, ये है सर 10, ये हो गया है 11 और ये हो गया 12, है ना। तो सर सबसे पहली चीज तो इसमें लफड़ा आता था, है ना, ये देखो ग्रुप नंबर 5, ये आपका ग्रुप नंबर 6 में प्रॉब्लम थी, और एक कौन से में प्रॉब्लम थी, ये रहा तुम्हारा निकल, याद आया क्या, भाई याद आया क्या, ये था ना। यहां पर जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, देखो इन सब में, है ना, इन सब में जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो 5D सबसे ज्यादा, फिर 4D और फिर 3D, ये तीन में लफड़ा आता था, आप इसको ध्यान में रख सकते, यस आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इनमें से ये वाली जो चीज है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलराइट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, VCN, याद आया क्या, VCN बोला था आपको, VCN, VCN, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, VCN, इससे तुम्हें याद हो जाएगा कि ये वाले जो ग्रुप्स थे इसमें सर पंगा होता था, यस, इससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि सर ये वाले जो ग्रुप्स हैं इसमें प्रॉब्लम, याद आ गया, है ना। और सर ये वाला जो ग्रुप था अपना ग्रुप नंबर 13, मैंने आपसे कहा था सर, सॉरी ग्रुप नंबर 3, सर ये जो ग्रुप नंबर 3 होता है ना, तो वैसे दुनियादारी से अलग चलता है सर, यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर तो ऑर्डर वही फॉलो होगा जो होता था, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना, यहाँ पर वही ऑर्डर फॉलो होगा जो एक्चुअली होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जब जब रेडियस बढ़ेगी डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करे। यहाँ पर तो ग्रुप नंबर 3 तो सर ये अलग ही चलता है, यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई ऑर्डर फॉलो, वो कोई लफड़ा नहीं रहता। ये वाले जो है VCN, इनको आप अलग से ध्यान रखिए, इसमें 5D 4D 3D ऑर्डर चलता है, और बाकी में, है ना, बाकी सब जगह आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर चलेगा, 5D 3D 4D। बताइए क्या ये याद रह जाएगा क्या, यस क्लियर है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है ना, मैंने इसीलिए तुम्हें पढ़ने को दिया था, क्योंकि एक बार पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे तो काम आसान बन जाएगा, है ना। ये हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, ये हमें कहानी बिल्कुल एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ गई। अब अगर मैं तुमसे पूछूं 3D सीरीज, है ना, ये तो चलो हमने 3D 4D 5D इसमें इसमें कंपैरिजन किया है, और जो कंपैरिजन है वो यही पूछा जाता है, 3D 4D और 5D, है ना, यही कंपैरिजन है जो आपसे पूछा जाता है, और मैं तो आपसे कहूंगा कि यही कंपैरिजन आपको याद रखना है, लेकिन एक वैल्यू दे रखी है आपके एनसीईआरटी,
कुछ वैल्यूज दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। मैं पहले बोल देता हूँ, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो आपको वही मान के चलना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो आपको IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही मान के चलना है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही मान के चलना, ठीक है, डन, ऑल राइट। अच्छा, अगर मैं ग्रुप सॉरी 3D सीरीज में एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही मतलब एक उल्टा सीधा सा ऑर्डर है वो आपको देखने को मिलता है, बहुत ही उल्टा सीधा सा ऑर्डर है जो आपको देखने को मिलता है ना। देखो, ये है 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये है 3D सीरीज के। यस सर, क्या ये हमें रटना है, क्या याद करना है क्या? देखो, मैं नहीं कहूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा आप लोग मतलब एकदम कि सुबह शाम दिन रात सिर्फ यही लगा के लगे पड़े हो इस ऑर्डर को याद रखने में, नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी है इस, है ना, इस ऑर्डर में इतनी मेहनत नहीं करनी है। ऑल राइट, हाँ लेकिन सर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, है ना, कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुई है। यस, मैं आपको सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई ये दिक्कत क्यों हुई है और इस दिक्कत का रीजन क्या है ना, इस दिक्कत का रीजन मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन, ठीक है। हाँ, इसमें जहां जहां पर थोड़ा सा लफड़ा आ रहा है ना, सिर्फ मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस, आओ जी, आओ जी, सुनो मेरी बात। सबसे पहला जो सर लफड़ा दिख रहा है ना मुझे, वो यहां दिख रहा है सर, ये देखो वेनेडियम, ये थोड़ा अलग सा ही बिहेव कर रहा है ना सर, ये वेनेडियम अलग सा ही। देखो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज कर रहा है, और साइज डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, ये एक जनरल ट्रेंड होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वेनेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी टाइटेनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सर उल्टा है ना, वेनेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी टाइटेनियम से कम हो गई। एक तो लफड़ा ये है सर। और सर एक चीज और देखो, आप यहां पर भी आप नोटिस कीजिए, यहां पर भी आप नोटिस कीजिए, ये भी लफड़ा हो रहा है सर, एक को नहीं, यहां पर भी दिक्कत है। यस, क्या हो गया भैया वॉइस को? अबे तुम ईमानदारी से बताओ वॉइस में लफड़ा है कि नहीं है, या तुम फालतू में बकवास कर रहे हो? हाँ, कितने लोगों को दिक्कत है वॉइस में? एक बार बताओ जरा, कितने लोग हैं जिनको वॉइस में परेशानी है? हाँ 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 हाँ, जल्दी बताओ, देखिए जल्दी बताओ, अभी पता लगेगा। और सारे लोग कमेंट करियो वे, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही लोग कमेंट करें, वो वही वाले की वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई दिक्कत है क्या? ऑल ओके है? ऑल ओके है? ऑल ओके? अबे तो तुम कहाँ से आए हो बे सुबह सुबह, और कोई काम नहीं है तुम्हें? अरे यार, लो वॉइस क्या होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, ये लो वॉइस कैसे आता है मतलब, है क्या होता है लो? अरे तेरे पास माइक है यार, बढ़ा ले, वॉइस का बटन है ना तेरे पास यार, उसको इंक्रीज कर ले। हद है मतलब, ये साला मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा अभी हैंड टू हैंड ही, महीने भर कुछ नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो बकवास कर रहे हैं ना इतनी देर से, महीने भर तक बैठे रहोगे फिर, है ना? हाँ हाँ, चलो जी, आओ। तो यहां पर, अरे मतलब सुबह सुबह तुम कर कैसे लेते हो ऐसे, इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो बे, हैं? मुझे तो नहीं समझ में आता ये, सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हो तुम। भाई कोई दूसरी क्लास हो, तीसरी क्लास हो, बंदा समझ में भी आता है, तीसरी क्लास तक तो समझ में भी आता है सर यार, बहुत ज्यादा पढ़ लिया मतलब, खूब भी चीजें पढ़ लिया आज तो, है ना सर, तीसरी क्लास हो गई एकदम दिमाग एकदम वो हो गया। अब तो सर कुछ तो करने का मन कर रहा है ना, कि जिससे थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब कहानी ठीक रहे, थोड़ा सा कंटेंट कम आए, वो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन साला पहली क्लास है, पहली क्लास है, कई लोगों की तुम्हारी नींद नहीं उड़ी होगी, है, और उसी में तुम स्टार्ट हो गए हो, हद है मतलब। अब पढ़ लो ना भाई, बताओ, आओ जी आओ, आ जाओ, अब देख लो, अब देख लो, हाँ जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
अरे भैया देखो, गुस्सा मुझे क्यों करना है यार, गुस्सा मैं क्यों करूं, क्योंकि नुकसान तो तुम्हारा है। ये देखो भी 2-4 मिनट चले गए, एकदम बढ़िया ढंग से माहौल सेट हो रखा था, है ना, बढ़िया मैं पढ़ा रहा था आयनाइजेशन एनर्जी, 20 मिनट तुमने खराब करवा दी अभी तक। पहले तुमने उस माइक के लिए बोला कि सर आवाज नहीं आ रही, फिर ये वो हो रहा है, आवाज कम आ रही है सर, वॉइस क्रैक हो रहा है सर, आवाज ही नहीं आ रही सर। मतलब तो नुकसान तो तुम्हारा है ना, नहीं है क्या, बताओ तो, तुम बताओ, समझदार जो बच्चा होगा उसको तो पता ही है ना, नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है ना। आओ जी आओ, यहां पर तो कोई एक्सेप्शन है नहीं सर, यहां तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये दिख ही रहा है सर, जिंक का जो जिंक का साइज तो बड़ा हो जाता है लेकिन जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाता है ना। हाँ तो सर यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, आप तो ये बताओ वेनेडियम और ये ऐसा क्यों, सुनो मेरी बात देखो, समझना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो फिर कह देता हूँ, है ना। हाँ हाँ, बस बीच में जहां एक्सेप्शन आ रहा है ना, सिर्फ वो एक्सेप्शन याद कर लो, आपको ये भी नहीं याद करना कि टाइटेनियम और क्रोमियम में से किसका ज्यादा है, या फिर क्रोमियम और इसमें से सीओ में से किसका ज्यादा है, ये ऑर्डर भी नहीं याद रखना। यहाँ पर थोड़ा सा जहां जहां मैंने ये ऐसे बनाया ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा रीजन समझा देता हूँ, है ना, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं पूछा जाता है, और बट क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ। देखो वेनेडियम जो होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, क्या होता है, Ar 4s2 3d3, यही होता है क्या, बोलो, यही होता है ना, 3d3 4s2, ऐसे लिख दूं, पहले लिख दूं क्या 3d को, 3d3 4s2, यस ऐसे लिख दूं। अब देखो वेनेडियम ने क्या किया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, 3d3 4s1 बन गया, 3d3 4s1 बन गया, ठीक है सर। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन, इसका अकेले का मन नहीं लग रहा इधर, बोले यार मैं भी अकेला हूं, ये 3 लोग भी अकेले हैं, है ना, अकेले अकेले मिल जाएं तो 2 लोग बन जाते हैं, मजा आ जाता है फिर तो। लो सर देखो, इसका मतलब ये जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर घुस जाएगा सर, क्या बन जाएगा, 3d4। सर इससे हमें फायदा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं फायदा क्या हुआ। जो आपका वेनेडियम था उसमें था 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, यस, जो वेनेडियम था उसमें कॉन्फ़िगरेशन था 3d3, देखो जी, 2 3 4, ये रहा 3d। आप लोगों ने क्या एक्सचेंज एनर्जी का नाम सुना है क्या, 3d, क्या आप लोगों ने एक्सचेंज एनर्जी का नाम सुना है, हाँ, क्या आपने कभी एक्सचेंज एनर्जी का नाम सुना है, पहली बार तो नहीं सुन रहे हो, मेरे हिसाब से आज से पहले भी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज, यस सर, होता क्या है कि जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, यस सर, जो डी जनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपनी पोजीशन, और जिनकी स्पिन सेम होती है, वो अपनी पोजीशन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। और जब वो अपनी पोजीशन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करते हैं, सर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को एक्सचेंज कहा जाता है। सर ये एनर्जी रिलीज होना अच्छी बात है, कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज करता है तो सर अच्छी बात है ना, क्यों, जितनी एनर्जी कम होगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं पहले भी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है, कोई कह रहा है फिजिक्स में पढ़ा है, कोई कह रहा वहां पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ा है, हाँ। तो ये 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे बताओ इसमें कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, जल्दी बताओ इसमें कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, जल्दी बोलो। और जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, d4, है ना, ये है तुम्हारा d4, ये है तुम्हारा d3 कॉन्फ़िगरेशन में सर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कहां ज्यादा होगी, यस, ये बताइए एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कहां ज्यादा होगी, जल्दी बोलो, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कहां ज्यादा होगी, जल्दी बताओ, एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू कहां ज्यादा होगा, फटाफट बोल दो जरा, एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू कहां ज्यादा होगा। सर देखो यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है सर, और सर ये वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही के साथ एक्सचेंज कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सर इसका इसके साथ तो हम लोग पहले ही गिन चुके हैं। तो सर यहां पर जो टोटल एक्सचेंजेस हैं, टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल है 3, है ना, 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल, यस सर, इसमें आ जाओ आप, यहां पर कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, सर ये इसके साथ 1, ये इसके साथ 2, ये इसके साथ 3, सर इसके 3 हो गए, और सर सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये हो गए सर 2, और सर सबसे लास्ट वाला जो है ये इसके साथ, सर 3 2 5 और 1 6, सर यहाँ 6 एक्सचेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब सर ये हो गया है कि एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू होगी
वाले में, इस वाले केस में ज्यादा होगी, है ना सर। एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू है सर वो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज्यादा है D3, तो अच्छी बात है ना यार। इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो एक बात बताओ, आपको यहां से यहां जाना है ना। मान लेते हैं यहां से यहां जाने में 50 जूल एनर्जी की जरूरत थी, एक बार के लिए सोच के देखो, है ना। 50 जूल एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन जब D4 कॉन्फ़िगरेशन बना, जब D4 कॉन्फ़िगरेशन बना, जब D4 कॉन्फ़िगरेशन बना, तो एक्सचेंज एनर्जी में 30 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। जब D4 कॉन्फ़िगरेशन बना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो सर 30 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। अब अगर 30 जूल एनर्जी रिलीज हो गई, 50 जूल एनर्जी की जरूरत थी, तो इफेक्टिव आपको कितनी एनर्जी चाहिए सर? इफेक्टिव तो 20 जूल की जरूरत पड़ी। अरे इतनी गणित तो आती है यार तुम्हें, बोलना दादा, सही कह रहा हूं ना? यस, इतनी गणित तो आती है ना आपको। भाई जरूरत थी मान लो यहां से यहां जाने में, एक्चुअल जरूरत जो थी वो थी 50 की, लेकिन जब V प्लस बना और V प्लस का कॉन्फ़िगरेशन D4 हो गया, तो सर D4 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई सर, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। यस, अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, इसका मतलब अब हमें एनर्जी की जरूरत कम पड़ी, 20 एनर्जी की जरूरत पड़ी, 20 की जरूरत पड़ी। इसी वजह से जो वेनेडियम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी टाइटेनियम से डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि इस केस में एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा हो गए थे, एक्सचेंजेस ज्यादा हो गए तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो गई थी, हमें बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो वैल्यू कम हो गई, है ना। तो सर हमें एक्चुअली हमें लग रहा था कि 50 जूल की जरूरत है, लेकिन 30 जूल तो एक्सचेंज एनर्जी से मिल गई, तो हमें एक्चुअली कितनी चाहिए? 20 ही चाहिए। इसी वजह से वेनेडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो टाइटेनियम से, ये खेल है एक्सचेंज एनर्जी का। यस, ये खेल है एक्सचेंज एनर्जी का। तो जहां 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 आपको एक्सेप्शंस दिख रहे हैं, वहां वहां एक्सचेंज एनर्जी ने अपना काम किया, है ना। जहां जहां आपको एक्सेप्शंस दिख रहे हैं, वहां वहां एक्सचेंज एनर्जी ने अपना काम किया। यस, क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कभी अगर तुमसे कोई पूछ ले, है ना, गलती से अगर कोई तुमसे पूछ ले, तुम उसको बिल्कुल बड़े आराम से बता सकते हो कि साहब इसमें इस वजह से ये रीजन हो। बताइए, बोलिए, क्लियर है? अरे बोलो बोलो, क्लियर है क्या? बेटा इसमें कहाँ हाफ फील्ड है? मुन्ना महाराज कहाँ है आपके चरण? D4 में कहाँ से हाफ फील्ड होता है? D3 में कहाँ से हाफ फील्ड होता है? हे प्रभु, सुबह सुबह इतनी जाती मत करो, तुम आज सुबह शौक पे शौक दिए जा रहे हो मुझे। हाँ हाँ, अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो? क्लियर है ना। तो मैंने रीजन बताने की कोशिश करी है। ये ऑर्डर एक बार हल्का सा देख लेना कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आता है, बाकी इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। छोड़ो फिर, आओ सर, इतना नहीं सीरियस लेना तो आप क्यों ले रहे हो? देखो जी, ये वाला, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3D से ज्यादा होती है। हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 3D एलिमेंट, बट अच्छा रेडियस, हाँ सही तो लिखा है, सही लिखा है क्या? है भाई, ये क्या लिखा है देखना जरा। कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ 4D सीरीज हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देन 3D सीरीज। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है क्या? है? अरे बेटा इसका कोई ग्राफ नहीं है यार, ग्राफ छोड़ो इसका, इसका तुम ग्राफ छोड़ो। यस यस, इसका तुम ग्राफ छोड़ो। हाँ, ये ग्राफ नहीं है। क्या ये जो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखा है, क्या ये जो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखा है, क्या इस स्टेटमेंट को उसमें सही मान लूं क्या? क्या मैं इस स्टेटमेंट को सही मान लूं क्या? नोट कर लिया क्या? नहीं है ना? पर कैसे है मतलब? हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देन 3D, है ना। आप ऐसे लिख दो, अ, ऐसे कर दो इसको, यहाँ 4D की जगह कर दो 3D, है ना, यहाँ कर दो 3D, और यहाँ 3D की जगह कर दो, है ना, ऐसे कर दो आप। बाकी ठीक है ना, फिर ठीक है ना। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट्स इज लोअर देन दैट द 5D सीरीज एलिमेंट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ, हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, ठीक है, अब ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ठीक है, ऑल राइट। हाँ चलो जी, हाँ ये मैंने लिखवा दिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक आयनाइजेशन एनर्जी में एक एक्सेप्शन ये वाला भी था ना, मैंने आपसे कहा था इस वाले एक्सेप्शन को थोड़ा गौर से देखना है ना। ये कौन सा ग्रुप था? ये ग्रुप नंबर 10 था, है ना, याद है क्या?
ये ग्रुप नंबर 10 वाला एक्सेप्शन था। ये था सर 3D सीरीज का एलिमेंट, ये था सर 4D सीरीज का एलिमेंट, और ये था सर 5D सीरीज का एलिमेंट। आयनाइजेशन एनर्जी में ये डिफरेंस आता था। इस डिफरेंस का तो रीजन भी आप लोग समझ सकते थे सर। निकल जो है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता था 4s2 3d8, लेकिन सर जो पैलेडियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन था 5s0 3d10 4d10 सॉरी, 5s0 4d10। तो यहां हुआ क्या कि 4D सीरीज के एलिमेंट में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। क्या मिल गया? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यहां क्या मिल गया? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इस वजह से यस यस इसी वजह से 4D सीरीज एलिमेंट होते हुए भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? निकल से, है ना, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और सर प्लेटिनम में क्या हुआ? प्लेटिनम में जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है ना डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसका जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, ये एक्सेप्शन था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पैलेडियम का एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो तुम अच्छे से देख लेना, कोई क्वेश्चन पूछा जाए पहले बोल दे आता है। पहले आगे चलते हैं। एक और बढ़िया चीज लिखी है इसने, यस, हाँ, एक और बढ़िया चीज लिखी है कि जो क्रोमियम और कॉपर होता है ना, उनकी IE2 की वैल्यू बहुत हाई होती है। सर ऐसा क्यों? इसका मैं रीजन बता देता हूं। देखो क्रोमियम जो होता है ना, उसका 24 एटॉमिक नंबर होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR4s1 3d5। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, IE1 एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा AR3d5। और सर AR3d5 जो होता है ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हाफ फिल्ड इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है सर, बहुत ही भयंकर स्टेबल है। और इसी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। यस, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और वैसे ही अगर मैं बात कर लूं किसकी? कॉपर की। सर कॉपर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, और सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR4s1 3d10। इसमें से जैसे ही मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है सर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यस, वो है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और यहां से अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एक बहुत फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो कॉपर हो भले ही क्रोमियम हो, ऐसा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अब नॉर्मली हाई वैल्यू, अब नॉर्मली हाई वैल्यू ऑफ IE2, है ना, अब नॉर्मली हाई वैल्यू ऑफ IE2, वो आप देख दोगे क्रोमियम। और ठीक है ना, ये जो तुम्हारा वॉइस वाला इश्यू है ना, मैं तुम्हें इसका इलाज करवाता हूँ, देखना अभी हैंड टू हैंड इलाज होगा ना, और इतना जबरदस्त इलाज होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। हाँ, अभी रुकना तो। हेलो मैम, आप लेक्चर देख रहे हो ना? हाँ, अब ये जो भी बच्चे कमेंट करें ना, मतलब अगर वॉइस में इश्यू नहीं है, और अगर कोई कमेंट कर रहा है ना बार बार, वो कर दो ब्लॉक। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसको कर दो ब्लॉक 1 महीने तक, जब तक एग्जाम ना हो ना, तब तक कोई मैसेज ना आ पाए, इनका काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? हाँ, और इसको मतलब पॉजिटिवली लेके करना आप। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो जी, आगे चलते हैं। अब इसके बाद अब इसके बाद एक और चीज, एक और बढ़िया चीज लिखी है इसने, है ना। हाँ, एक और बढ़िया चीज लिखी है। Mn और जिंक जो होता है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। Mn और जिंक जो होता है उनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है। इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है क्या सर? Mn जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से देख लो, 25 AR4s2 3d5 होता है। सर यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालो सर, मजा आ जाएगा आपको। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s1 3d5 हो जाएगा। सर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लो, क्या हो जाएगा? 3d5। अरे सर अब देखो, अब दिक्कत है सर। अब देखो हाफ फील्ड बन गया सर, और हाफ फील्ड बन गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना भैया, बहुत मेहनत निकल कर, पसीना निकल जाएगा, है ना, पसीना निकल जाएगा तुम्हारा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही हाई होती। हाँ, लो, अच्छा, और देखो, फिर उसके बाद इसने सेम चीज ही लिखी है, जिंक के लिए भी लिख सकते हो ना यार। अब क्या करना है, मतलब क्या ही करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आता है यार, मतलब
4s2 3d10 होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे IE1 प्लस IE2 तो सर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा AR3d10। यस, और यहां से अगर आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना भाई, बहुत मेहनत लगने वाली। ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कैसा? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही हाई होगी। डन? यस, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, प्रोजेक्टाइल हो गया एन का। ठीक है, डन है क्या? अरे बोलो ना, ऐसा क्वेश्चन आए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 3D सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की किसकी होगी, है ना? ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसके लिए होगी 3D सीरीज में। तो आप किसके लिए बोलोगे? जिंक के लिए ना, क्योंकि जिंक जो होता है एक तो उसका एटॉमिक नंबर अबे 25 आएगा ना। अबे तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हो। हाँ, Z = 30 और ये 30 जो है इसका ये सारा सब कुछ कहानी रहेगी। और क्या फिर जो है वो बता दिया, अब और क्या रहेगा। हाँ ठीक है, नोट कर लिया इसको, आगे चले। यस, है ना? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया सर। एक और इसने चीज लिखी है कि जो जिंक और कॉपर होते हैं ना बेचारे, इनकी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, है ना? ये क्या नहीं करते? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्या नहीं करते साहब? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ I3। भाई +3 क्यों नहीं करते? ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाते बेचारे, है ना? क्यों? क्योंकि इनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई है। अगर तुम जिंक के कान में जाके बोलोगे ना, देख बेटा जिंक तू Zn2+ तो बना लिया तूने, ये तो अच्छी बात है, क्या तू Zn3+ बनाएगा क्या? ये बोलेगा भाई मेरे बस की नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा Zn3+। क्यों? क्योंकि मेरी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत, है ना, मेरी बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं नहीं बनाऊंगा। आप भी मान गए। इसी वजह से जिंक और कॉपर कभी भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाऊंगा ना, तब आपको पता लग ही जाएगा। यस, ये चीज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको लिखवा दी, इससे बाहर नहीं जाएगा यार कुछ। हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं, टेंशन मत। आगे आ जाओ, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आओ जी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का नाम सुना अपने जीवन में आज से पहले? है? क्या आपने मैग्नेटिक मोमेंट का नाम सुना आज से पहले? सुना है क्या? सर हमने तो ये सुना है, हमने तो ये सुना है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, है ना, और दूसरा होता है सर कौन सा? डायमैग्नेटिक। सर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हमें केमिस्ट्री में इस वाले चैप्टर में ये दो ही पढ़ने, है ना सर। ये होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है सर। सर पहचान क्या होती है पैरामैग्नेटिक की? क्या पहचान? कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके, एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है सर, है ना। और इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ बुलाता है, आजा, ऐसे बुलाता है ना। और सर यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर यहां पर एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। देखो जी, आप लोगों ने ये सारी कहानी फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है का रीजन दो मोशन होता है, स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। लेकिन ऑर्बिटल मोशन जो होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन काफी कम होता है। इस वजह से जब भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात आती है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। और सर यहां पर n क्या है? सर n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस, क्वेश्चन ऐसे आता है, बताइए किसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डी ब्लॉक में। मैग्नेटिक मोमेंट पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। यस, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। ठीक है, हाँ जी, चलिए फिर। तो अब आपके सामने क्वेश्चन, हाँ देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर एक ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वैसे आप लोगों को बताई होगी, वैसे समझदार हो बालक और बालिकाएं भी हैं। हाँ, तो देखो एक ट्रिक क्या है, जैसे मान लो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट मिले 2 पॉइंट कुछ समथिंग, इसका मतलब उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल रहा है 3 पॉइंट कुछ समथिंग, इसका मतलब उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यस, अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल रहा है 5 पॉइंट कुछ समथिंग, इसका मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड है ना। ये थोड़ी सी ट्रिक होती है, ध्यान में रखो। यस,
डन। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको अगर आप याद रखोगे तो आपका जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। कहाँ सर, जीवन कहाँ आसान है सर? आइए क्वेश्चंस कर ले। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, करो देखें और बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। यस, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जल्दी बताओ। फटाफट बोल डालो भाई, फटाफट बोल डालो भाई, जल्दी जल्दी। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? हाँ जी, कितना आएगा, क्या लगता है? सुनो सुनो सुनो, एटॉमिक नंबर 25 दे रखा है सर, एटॉमिक नंबर 25 दे रखा है, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कौन होगा, एमएन होगा क्या सर? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2। और कह रहा है डाईवेलेंट आयन, डाईवेलेंट का मतलब Mn2+, दो इलेक्ट्रॉन हटा दो बेस। डाईवेलेंट मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया 3d5। और अगर 3d5 आ गया ना, ये तो सारी दुनिया जानती है, d5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे पहले, है ना सर? 5 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब √5 × 5 + 2। देख लो, 7 7 5 35, √35 जो होगा वो 5 पॉइंट कुछ आ सकता है ना, क्योंकि जो √36 होता है वो होता है 6, है ना, √36 6 होगा, है ना। तो √35 जो होगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग। यस हाँ, 5.9 जितना भी आए वो अलग बात है, लेकिन आएगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग, है ना। इस तरह का क्वेश्चन होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है। अगर मानो मान लो, ना मानो तो तुम्हारी श्रद्धा है, मत मानो। आओ एक और क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन था, है ना, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन था। सर आज मजा कम आ रहा पढ़ने में, है ना। बेटा हीटर के ऊपर बैठ जा, मजा आ जाएगा एकदम, है ना, गर्म करके एकदम नीचे के ऊपर बैठ जा, फिर देख तुम मजे की डेफिनेशन ना। और सुन, फिर कभी भी, मतलब जब जब मजा नहीं आएगा ना, तब तक तू इस बात को याद करेगा और सुन के तुझे एकदम जबरदस्त मजा आएगा फिर। और जब जब तू सीधा लेटेगा ना, तब तब तुझे मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। हाँ, मजे की कोई डेफिनेशन है साला, मजा कैसे आता है भाई? फर्स्ट ईयर की एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे, फर्स्ट ईयर की एक छोटी सी बात याद आ गई। हम लोग क्या ना, मतलब ऐसे होता था, सर्दियों का मौसम होता था, कॉलेज में क्या ना, मतलब गए थे, फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट ईयर में मतलब आप आपकी काफी सारे लोगों से एकदम से, या तो आपकी जान पहचान बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत अच्छी खासी उनकी जान पहचान हो जाती है, बहुत बच्चे उनके फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे उनके, ऐसा रहता है। तो हम लोग क्या ना, हॉस्टल नंबर 6 होता था हमारा एनआईटी में, 6 नंबर हॉस्टल में क्या था ना, मतलब एक साइड हम लोग फर्स्ट ईयर के लोग रहते थे और एक साइड थर्ड ईयर वाले सीनियर रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे ना, मतलब ऐसे ही भाई खाना वाना खा लिया, शाम को खाना खाते थे, और फिर उसके बाद एक रूम था, मैं सारे दोस्त मतलब 10 15 20 लोग बैठ के और गप्पे मारते थे। फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, और ऐसा था कि यार अभी तो कॉलेज में गए, मजे करने के दिन है हमारे, पढ़ने लिखने से थोड़ा अलगाव था, थोड़े दूर रहते थे, और ज्यादा ध्यान किस पे था, मजे करने पे था। तो जैसे ही खाना वाना खाया शाम को मैस में, और फिर एक रूम था हमारे दोस्त का ग्राउंड फ्लोर, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, उसका ग्राउंड फ्लोर पे था, सारे बैठ गए और बढ़िया मतलब बातें बातें। तो अब वहीं पर क्या हुआ ना कि, और उसमें क्या हम लोग हीटर जला देते थे, कॉलेज में हीटर अलाउड नहीं था, है ना, आप ना हीटर चला सकते हो ना कूलर चला सकते हो, एसी तो मतलब भूल ही जाओ, ये चीजें अलाउड नहीं थी। हम लोग मतलब ऐसे करके कि रूम वूम बंद करके और फिर हीटर लगा देते, गर्मी ठंड। तो इधर रूम में बैठे थे, एक दिन क्या हुआ कि किसी को शरारत सूझी, क्या किया, जब खाना खाने गए थे उससे पहले, जब खाना खाने गए थे उससे पहले क्या किया, जो चेयर होती है ना अपनी, हीटर के ऊपर उल्टी रख दी उसने चेयर। यस, हाँ, हीटर के ऊपर चेयर रख दी उल्टी। अब क्या हुआ ना, जब तक खाना खा के आए वो हो गया गर्म एकदम जबरदस्त, है ना, जबरदस्त गर्म हो गई वो। फिर उसके बाद उसको वापस आए तो उसने सीधा कर दिया। अब उस पर एक मेरा दोस्त था बेचारा, भोला भाला सा, है ना, उसको भी मजा कम ही आता था, वो बैठ गया उसके ऊपर। अब तुम समझ लो क्या क्या जला होगा उसके बाद से उसने कहना छोड़ दिया, पता नहीं यार। मजे से मुझे ये वाली बात याद आ गई। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो इसको याद कर लेना, फिर मजा आ जाएगा तो। हाँ, अब पढ़ लो चलो।
आ जाओ, अब पढ़ लो। क्या कहता है? और भाई जो फिर उसके बाद उन दोनों में लड़ाइयाँ हुई, जो चप्पल वप्पल चली है, मैं क्या बताऊं। पहले तो जाके बैठा पानी में। समझ सकते हो तुम क्यों बैठा होगा वो पानी में। फिर वापस आया वो लाठी चप्पल चुप्पल लेके, जो वो लड़े हैं मतलब जबरदस्त। और आम मच गया। बड़ा मुश्किल से शांत करवाया फिर मामला। हाँ सर ये देखो, अरे यार इसमें क्या करना है, मतलब एफ ई जो होता है वो 26 होता है। यस सर, ये होता है ए आर 4s2 3d6। और सर अगर मैं Fe3+ लिख दूं, सर 3 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए मतलब 3d5 हो जाएगा। और D5 का मतलब है सर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यस हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The highest magnetic moment is shown by the transition metal ion which has outermost electronic configuration। देखो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब ये दुनिया जानती है कि जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैक्सिमम होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम हो। आइए एक और क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पेन अल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ कोइनेज मेटल। हाँ ये वाला शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, याद आया क्या? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। लिखता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पेन अल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ कोइनेज मेटल एटम्स आर। इसका मैं पोल दूंगा आपको स्क्रीन पर, और पोल स्टार्ट हो गया आपके सामने। हाँ पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया। पोल दे दिया मैंने आपकी स्क्रीन पर, फटाफट निपटाओ इसको, फटाफट कर डालो देखे। फटाफट पोल आपकी स्क्रीन पर है दादा, इसको करिए फटाफट से। हो गया? चलो जी, पोल हो लिया है खत्म। तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। 76%, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया बेटा, 77 ही हो गया। शनि, टुंडे पांडे, करण, शयन और वंशिका राजावत, वेरी गुड। अरे यार देखो ना, पेन अल्टीमेट शेल का मतलब समझते हो? पेन अल्टीमेट मतलब जो बाहर वाला है उससे जस्ट पहले वाला, है ना, बाहर वाला है उससे जस्ट पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन। तो कोइनेज मेटल में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, पहला मैं ले लेता हूँ कॉपर, है ना। सर कॉपर जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यही होता है ना कॉपर। सर ये है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है n = 4, तो पेन अल्टीमेट शेल का मतलब हो गया n = 3, है ना। पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट मतलब बाहर से अंदर वाला। यस तो सर इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8, 8 और 10 8, कितने इलेक्ट्रॉन है दादा? 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आगे की बात? यस यस यस, पेन अल्टीमेट का मतलब है ना, पेन अल्टीमेट का मतलब है ये वाला। बाकी यार ये तुम खुद से करना अब, है ना, ये खुद से करना, ये होमवर्क है तुम्हारा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये खुद से निपटा देना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा वो तुम देख लेना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द एग्जांपल गिवन। बताओ देखें, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हाँ पढ़ लो इसको एक बार, इसको पढ़ो देखें फटाफट। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द एग्जांपल गिवन। एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज कॉपर, ये पहला दे रखा है। एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज जिंक। एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विद लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज जिंक। द लास्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन। यस यस यस, ये चार आपके, फटाफट से चुपके से मैं पोल देता हूँ। 30 सेकंड का पोल दे दिया, खटाखट निपटा दो इसको। हाँ जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। यस यस यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। बताओ देखें। देखो देखो भाई, पोल आ गया दादा स्क्रीन पर आपकी।
हो गया, पोल होने जा रहा है खत्म। चलो जनाब, पोल हो रहा खत्म, रिजल्ट देख लेते हैं। 76, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड भी आपके सामने। करण, पंडित श्रीधर, आईआईटी अबू धाबी, वंश, आईआईटी वाला, रोशन। देखो जी देखो, ये तो वैसे दिख ही रहा है सीधा सीधा सा। लास्ट एलिमेंट जो होता है थर्ड ट्रांजिशन, कैडमियम नहीं होता, सेकंड का कैडमियम होता है, थर्ड का कौन होता है? ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े थे, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हम लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जिंक जो होता है उसका एंथैल्पी ऑफ मिनिमम होता है। आइए, Mn2 plus compounds are more stable than Fe2 plus compounds towards oxidation in their +3। समझे क्या? ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम समझे क्या? कहता है Mn2 प्लस जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? Mn2 प्लस जो है वो Mn3 प्लस में जाने की टेंडेंसी कम रखता है। Fe2 प्लस कहता है मैं +2 से +3 में जल्दी भाग जाऊंगा। क्या रीजन है? ये +2 से +3 में क्यों नहीं जाना चाहता? बिकॉज इसके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है हाफ फिल्ड। ये +2 में ज्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड है। और सर ये जो है ना ये +3 में ज्यादा स्टेबल है। यस, ये +3 में ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये हाफ फिल्ड। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन D10 कॉन्फ़िगरेशन, आर मोर स्टेबल देन Fe2। हाँ, D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन P। ये सही है क्या ऑप्शन? यस। क्यों लिखा है D? 3D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 3D। का रीजन ये, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो +3 में नहीं जाना चाहता, और वो +3 ज्यादा स्टेबल है तो भाग के +3 की। ऑप्शन नंबर 1। और देखो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, है ना? अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। बात करेंगे अब, अगला टॉपिक है अपना ऑक्सीडेशन। क्या जी? अगला टॉपिक है अपना ऑक्सीडेशन। सुनो देखो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना सर, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करते हैं ये? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा तुमने सुना है क्या कभी? हैं जी? अरे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या होता है आपको बता। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कारण है? कारण क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल सा कारण है यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, किसमें? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने लिखवाया था। यस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी मैंने लिखवाया था। आइए देखो होता क्या है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा है वो था n-1d10, 1 से 0, 1 से 10, ns 0 से 2 है, ऐसे लिख देता हूं। तो सर देखो होता क्या है जनरली, अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करूं, बेटा हो जाएगा वो, इस ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो, हो जाएगा वो। तो पता नहीं आज इतनी टेंशन ले मेरे जीवन में वॉइस है। बोलो भाई, चले दादा। अब नहीं होगी क्रैक भाई, अब नहीं होगी, बस हो जाएगा हो जाएगा, चिंता। हाँ अब हो गया। हाँ देखो, तो सर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ा था, या फिर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा ही होता है ना? अरे बोलो ना, ऐसे ही तो होता है। लेकिन सर यहां क्या होता है, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ये जो एनएस ऑर्बिटल है और जो n-1d ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच जो ये जो एनर्जी का गैप है ना, ये बहुत कम होता है। क्या होता है इन दोनों के बीच? एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ सर ये जो अंदर वाले हैं ना, जस्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका भी मन करने लगेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। और इसी वजह से इनकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ना होके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी। यस, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले के साथ साथ n-1d, अंदर वाले n-1d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। और क्यों करने लग जाते हैं? बिकॉज इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है सर, ये काफी कम। बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करिएगा, नोट कर लिया है तो डन लिखिएगा। आगे चलेंगे, जो चीज मैंने समझाई है वही यहां लिखी है। देखो क्या कह रहा है, लिखता है कि दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज एनर्जी लेवल ऑफ 3d 4d एंड 5d मतलब n-1d आर
fairly close to that of 4s, 5s and 6s, मतलब ns respectively. Therefore, in addition to ns electrons, variable number of n-1d are also lost in getting various oxidation state. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल चीज चल रही है भाई, बहुत सिंपल चीज चल रही है, मैं बता रहा हूँ, एकदम जोरदार वाली चीज, सब समझ में आने वाली चीज चल रही है। तो सर अब बताओ आप कि कौन कौन कैसी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आप तो ये बताओ, एक छोटी सी टेबल बनवाने जा रहा हूँ, है ना, सिर्फ 3D के लिए बनाएंगे वो टेबल, सिर्फ और सिर्फ 3D के लिए बनाएंगे टेबल, है ना। आओ जी, छोटी सी टेबल है, कुछ ज्यादा नहीं है। स्कैंडियम की बात कर लेता हूं, टाइटेनियम, वेनेडियम, यम, एमएन, एफई, क्यू, एनआई और जेडन, है ना। ये हो गए एलिमेंट्स, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो ये जो स्कैंडियम है ना, ये कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब करेगा तो भाई कौन मना कर सकता है, इसको +3 कर ले। ये कहता है कि भाई मैं ना मैं नहीं मान रहा किसी से, मैं 2 3 4 शो करूं, कर ले। वेनेडियम कहता है भैया अगर ये 4 कर रहा है ना तो मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं +5 करूंगा, कर ले। क्रोमियम बोलता है तुम सब मेरे से छोटे हो, 2 3 4 5 और 6 तक चला जाता है क्रोम। यस। मैंगनीज कहता है भाई, भाई का जलवा है अलग, भाई जाएगा +7 तक, तो भाई चला जा, है ना। अब सर Fe जो होता है वो +2 +3 +4 +6 शो करता है, ठीक है। जो कोबाल्ट होगा +2 +3 +4 शो करेगा, +2 +3 +4 शो करेगा। सर ये तो +1 +2 करता है, और बेचारा जिंक है सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन। यस 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 यस, चेक कर लो जरा, आप एक बार चेक करो। अगर मैं अप टू Mn की बात करूं ना, अप टू Mn, है ना, अप टू Mn, अप टू Mn जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल रही है ना, अप टू Mn जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल रही है वो किसके बराबर है? वो बराबर है सर ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन। इनको अगर आप जोड़ देते हो, इनको अगर आप जोड़ देते हो तो आपको Mn तक, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला परफेक्ट काम कर रहा है। देखो कैसे, ये है सर 3d1, है ना, ये कैसा है सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, है ना। ये है सर d2 3d2 4s2, ये है सर 3d3 4s2, 3d5 4s1, है ना, और ये है सर 3d5 4s2। चेक कर लो, है ना, चेक कर लो, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। अब इसके बाद क्या होता है ना, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये होता है, अब इसके बाद ये होता है कि भाई डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D6 D7 D10 D8 10 तक चला जाता है। तो डी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं वापस, उसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो उनका पार्टिसिपेशन होगा वो भी बहुत ही कम हो जाएगा, और इसी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। बोलिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब सर आपसे कोई पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन कौन से एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, है ना। तो कौन कौन नहीं शो करता सर? जो स्कैंडियम होता है वो नहीं शो करता, और जो आपका जिंक है वो नहीं शो करता। सर ये दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। अब इनमें से भी देखो, अगर टाइटेनियम की आपसे पूछे सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +4 बोलोगे, कि कौन सी है +5 बोलोगे, कि कौन सी है +6 बोलोगे, और इसकी कौन सी है +7 बोलोगे। ये मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकता हूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें आपको कंपाउंड्स ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn आपको +2 में भी काफी सारे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, क्रोमियम के भी +3 में काफी सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। यस, मेरी बात समझ में आई? बोलिए, अरे बोलो। आपने Fe के ज्यादा कंपाउंड्स किस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखे हैं, बताइए जरा। आपने Fe के ज्यादा कंपाउंड्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे, जल्दी बताओ। Fe के ज्यादातर कंपाउंड्स आपने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखे? हाँ, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे?
अरे बोलो ना भाई, कौन सी में देखें? सर देखो, अरे यार Fe की दो तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखे आपने, मतलब बता पा रहे, +2 और +3। यस सर, कोबाल्ट होता है ना, वो भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। निकल कहता है मैं सिर्फ +2 करूंगा। कॉपर भी कहता है मेरी मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो +2 में है। जिंक भी कहता है मेरे जो मैक्सिमम +2 में, मैक्सिमम क्या मतलब, जिंक के तो है ही बेचारे के दो ही, एक ही है ना, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसी में उसके मैक्सिमम आपको देखने को। यस, तो भाई ये जिस पे मैंने गोला कर रखा है ना, मैं आपको बोल देता हूं, जिस पे मैंने गोला कर रखा है, गोला कर रखा है, वो जो गोले हैं वो ये बताते हैं कि ये इनकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जिसमें ये ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। एमएन ऐसा नहीं है कि एमएन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड नहीं बनाता, बनाता है, MnO4 2- बनता है, लेकिन लेकिन +7 में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। +2 में क्रोमियम +3 और +6 में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वेनेडियम आपको +5 में देखने को मिलेगा, टाइटेनियम +4 में देखने को मिलेगा। Fe2+ और 3+ में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि +4 6 पे कभी जाएगा नहीं, है ना। जिसपे गोला कर रखा है ये इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन। ठीक है क्या? बोलो बोलो बोलो। जिंक बेचारा +2 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठा है ना। हाँ, एक से ही फायदा है भैया, वेरिएबल में लफड़ा हो जाता है। डन, आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब तुम एक बात बताओ, तुमने पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? हाँ, ये बताओ, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? जल्दी बोलियो बे। हाँ हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपने किसकी देखी है? कहां देखी है कि ये सर ये तो मतलब जबरदस्त ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, किसकी देखी है? जिनोन की, ऑस्मियम, एमएन की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ये रहा आपके सामने, रुथेनियम और ऑस्मियम। ये दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8, विच इज हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी एलिमेंट, है ना। ये इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखें, है ना। ये इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। ओस्मियम जो होता है वो ऑक्साइड के साथ OSO4 बनाता है, और जो रुथेनियम होता है वो भी O4, ऑक्साइड के साथ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो, कितनी, +8 ये एक इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको फटाफट से आप अपनी कॉपी में लिख लें, और अगर नोट हो जाए फिर आप मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, है ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बताइए। हाँ, Mn तो +7 होता है भैया, Mn तो +7 तक रुक जाता है, ये दोनों कहां जाते हैं, +8 तक जाते हैं, ये दोनों कहां जाते हैं, +8 तक जाते हैं। और देखो मैं आपको एक और काम की चीज बताता हूं आज, एक और काम की चीज बताता हूं कि जनरली जनरली जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन सेटिस्फाइड, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज सेटिस्फाइड बाय, कौन सेटिस्फाई करता है उसको बताइए जरा। सेटिस्फाइड बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड, यस। आप देखोगे कहीं पर भी आपको किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या तो किसके साथ मिलेगी, या तो मिलेगी फ्लोरीन के साथ, और या फिर मिलेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या कह रहा हूं मैं, आपने देखा होगा ना। आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब एक KMnO4- में Mn+7 होता है ना। आप देखोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने का दम किसमें है, सिर्फ वो दम है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है तो किसी दूसरे एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर सके, है ना। सर ऐसा क्या कमाल होता है ना, ऐसा क्या कमाल होता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन में? देखो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जरा फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, है ना, ये हम सब लोग जानते हैं। सर ये बहुत छोटा एलिमेंट है, फ्लोरीन छोटी साइज होती है, छोटी साइज है तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। सर बहुत स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, छोटा एलिमेंट है, बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, इसी वजह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई कर। यस, ऑल राइट। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, है ना। सर ऑक्सीजन क्यों करता है, बिकॉज ऑक्सीजन आपने देखा होगा जनरली साइज भी इसकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये तो सिंगल ही बनाता है, ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, ये बनाता है डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। यस, वो डबल बॉन्ड से भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है।
है ना, छोटी साइज होती है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है इन दोनों ही एलिमेंट की, ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, छोटी साइज होने की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी। अब अगर इन दोनों में पूछे कौन ज्यादा सुपीरियर है, भाई दोनों आपको कभी ये मिलेगा कभी ये मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से कोई पूछे तो आप बोलोगे भैया सुपीरियोरिटी इसकी है ना, ऑक्सीजन दादा है, ऑक्सीजन बाप है ना। ऑक्सीजन जो है ना वो, उसके साथ आप देखोगे जनरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सेटिस्फाई देखने को मिलेगी। यस, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? यस 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 यस, डन। हाँ, अब एक चीज और देखो, मैं आपसे एक और थोड़ी सी अजीब सी चीज पूछना चाह रहा हूं, मतलब अजीब सी नहीं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करूं ना, दादा सुनियो बे, अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करूं ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग ये देखते थे कि एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है में कितने का डिफरेंस होता है, में ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता था 2 का, कितने का डिफरेंस होता है 2 का। यहां पर आप लोग देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का डिफरेंस, देख पा रहे हो आप लोग? यस, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 13 एलिमेंट थे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 +3 होती थी, है ना। ग्रुप 14 के हम लोग लिखते थे +2 +4 +6, है ना, ऐसे लिखते थे। ग्रुप 15 के हम लोग लिखते थे +1 +3 +5 ऐसे लिखते थे, है ना। 17 की 1 3 5 7 लिखते थे। वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 2 यूनिट का डिफरेंस होता था, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 1 यूनिट का डिफरेंस है ना। ये थोड़ी सी आपको अलग चीज देखने को मिलेगी पी ब्लॉक एलिमेंट के, है ना। और उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, है ना, उसका रीजन हम लोगों ने पढ़ ही लिया, इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस काफी कम है, इस वजह से n-1d का 1 2 3 4 5 जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती जाएगी, और डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। एक और बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दादा, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जी क्या कह रही है, हाँ सुनो मेरी बात, आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोगों को याद हो पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में तो ग्रुप 13 की जैसे मान लो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 है, हम लोग ऐसे लिखते थे पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में लिखते थे कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। याद आया क्या तुम्हें? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या था इसका, कौन बताएगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप का रीजन क्या था, जल्दी बोलो। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर, क्या रीजन था इसका, क्या रीजन था इसका, बोलो भाई, क्या रीजन था इसका? यस, अरे क्या बात लड़कों, वेरी गुड। का रीजन था सर इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में था। लेकिन 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 अब मैं आपको ले चलता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट में, आपके सामने लिखा है क्रोमियम 6+, एक आया है तुम्हारा मोलिब्डेनम 6+, है ना, फिर आया है तुम्हारा वेनेडियम +6, और यह है सर 3D सीरीज का एलिमेंट, यह है 4D सीरीज का एलिमेंट, और यह है 5D सीरीज का। आपसे अगर पूछे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ना क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है ना, +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। पी ब्लॉक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती थी, डी ब्लॉक एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज कर, ये क्या बात होगी, मतलब सर ये कैसे हो गया सर ये क्यों हो गया सर, इसका रीजन बताइए आप तो, है ना, तुम्हारे दिमाग में भी आ ही रहा होगा ना ये क्वेश्चन, सर ये मतलब ये तो कमाल हो गया सर, है क्या हो गया, कोई रीजन बता सकता है क्या मुझे? हाँ कोई है ऐसा?
बालक या बालिका तो ये बता सके कि ऐसा क्यों हुआ? बताओ बताओ, देखे, बताओ भाई बताओ, कोई ये बता सके कि ऐसा क्यों हुआ है कोई ऐसा बालक? हाँ, अरे मैं तो बताऊंगा ही, तुम बताओ ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता भाई इधर, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता इधर। कोई लेंथ इनर्ट कॉन्ट्रैक्शन ना 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 ना, तुम पहुंचे नहीं बात तक भाई, तुम पहुंचे नहीं बात तक, तुम नहीं पहुंचे बात तक। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात अच्छे से। जब मैं, ये लिखा है 3D, ये लिखा है 4D और ये लिखा है 5D, सुनना मेरी बात अच्छे से, गौर से सुनिएगा। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो डी ब्लॉक एलिमेंट में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है सर, बिल्कुल बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी? क्या डेल्टा बढ़ेगा क्या? ये तो क्या गजब बात बताइए आप, है ना? याद आया ना ये चीज? याद करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ाया जाता है जिससे डी एंड एफ लोग आपको अच्छे से समझ, है ना? हाँ, तो जेड इफेक्ट बढ़ा डाउन द ग्रुप जाने पर, और हमने लिखा था जेड इफेक्ट जब बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। यस, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी मुन्ना, तो सर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? बताया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किस पे डिपेंड करते हैं सर? डेल्टा जितना ज्यादा, ऑर्डर लिखवाया था, डेल्टा जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और इसी वजह से हम लोग लिखते थे, अगर आपके लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर आपके मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, अगर मेटल की साइज छोटी है, अगर मेटल का जेड इफेक्ट ज्यादा है, सर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर केस में आपको डेल्टा की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। समझ गए ना बात? अरे बोलो, समझ गए ना? तो ये रीजन है बेटा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया चीज है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, और हम लोगों ने पढ़ भी रखा है पहले, तो हमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी रहेगी। अब सोच के, W जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, CrO4 2- या फिर, या फिर ऐसे लिख दो Cr+6, है ना, MO+6, और एक लिख दिया W+6। बताइए ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका, या ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? यस, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर अगर इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर बिहेव करना है तो सर क्या करना पड़ेगा? इनका खुद का रिडक्शन होना पड़ेगा, रिडक्शन +6 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। ये डब्ल्यू कहता है मैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे कम रेजिस्ट, ये बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। ये कहता है यार मेरी +6 बहुत ज्यादा स्टेबल है, मैं लोअर में नहीं जाना चाहता। क्रोमियम कहता है यार मेरी +6 तुम लोगों के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, तो मैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लूंगा बड़े आराम से, है ना, और ये +6 से +3 में या फिर किसी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है उसका ऑर्डर ये। बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर हुई क्या? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बढ़िया चीज लिखी है आपने। और इसी वजह से हम लोग लिखते हैं, इसी वजह से हम लोग लिखते हैं कि जो Cr2O7 होता है सर, है ना, क्रोमेट आयन जो होता है Cr2O7 2-, उसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिकॉज ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत बढ़िया ढंग से चला जाता है। दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी प्रिपरेशन हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, इसकी प्रिपरेशन हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, डन है क्या? यहां तक अगर सबने नोट कर लिया है, डन लिखना, और अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करना भाई, है ना, यहां तक कर दो, फिर आगे चलते हैं, है ना, फिर आगे चलेंगे, है ना, फिर आगे चलेंगे। बताइए, क्या यहां तक ठीक है क्या सबको? पक्का? समझ में आ रही ना चीजें? आज तो ज्यादा मतलब लोड वाला टॉपिक था ही नहीं, है ना, आज तो बहुत आसान आसान वाली चीजें थी। एक इसने और चीज लिखी है ना, आओ देखो एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज लिखी गई है आपके सामने, क्या?
कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू। मतलब ये क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग कहना चाह रहा है क्या? एक बार बताओ ना। ये कहता है कि जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है जनरली आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम मिलती है। देखो NiCO4 CO में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो सर यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। FeCO5 CO सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना सर। ये सिग्मा डोनर सर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है। और जहां जहां सेंट्रल एटम सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा वहां वहां का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत कम देखने को, है ना, वहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलती है। यस बोलिए। डन डन डन। अरे बोलो ना, सही लिखा है ना? बताओ। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। यस ये स्टेटमेंट पीवाईक्यूज में था ना? हाँ। और मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मुझे पता है ये पीवाईक्यू में है ना, और ये हर बार नोट्स में भी रहता है मेरे। तो इसीलिए मैं कहता हूं तुम नोट्स अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन सीधे नोट से आने हैं। तो विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी, जिस दिन तुम पेपर देके आओगे उस दिन तुम्हें हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है ना। पेपर देके नोट्स एक बार चेक कर लेना। यस नोट्स एक बार चेक कर लेना, पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, पीवाईक्यूज में एज इट इज ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब इसके बाद मुझे करवाना तो कुछ और था, लेकिन मुझे लग रहा है जो टाइम है वो अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं कुछ और करवा देता हूं आपको, है ना। कुछ बहुत बहुत आसान आसान सी चीजें मैं आपको करवा देता हूं। एक टर्म आती है अलॉय फॉर्मेशन, है ना, एक चीज आती है अलॉय फॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। यस प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज अलॉय फॉर्मेशन देखा होगा ना आप लोगों ने कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना बहुत सारी अलॉयज बनाने में काम में आते हैं। यस है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अलॉय फॉर्मेशन में काम में आते हैं। अलॉयज क्या होते हैं आप सब लोगों को पता है कि एक होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। यस ये क्या होता है? होमोजीनियस होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। ये आप लोग सबसे पहले क्लास 10 में पढ़ते, नहीं 10 में नहीं बे, हाँ 9th में था, जहां आप लोग अलॉय पढ़ते थे ना वहां पर पढ़ते थे, 9th या 10th जो भी रही होगी, वहां पर ये चीज पढ़ते थे कि जो अलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है ना। हाँ बेटा ये नोट करना है भाई, नोट ये पूछा जाता है ना। हाँ ये पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखा है देखो, alloys may be homogeneous solid solutions in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other, है ना। दो मेटल को आपने मिक्स कर दिया, अलॉय बन जाता है। जैसे आपके सामने लिखा है देखो, ब्रॉन्ज लिखा है ना, ब्रॉन्ज। ब्रास देख लो, ब्रास में कौन कौन होता है? कॉपर और जिंक होता है साहब। और ब्रॉन्ज में कौन होता है? कॉपर और टिन होता है, देख रहे हो, है ना। ये इन दोनों आपस में मिक्स कर दिया, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर सर, ये होमोजीनियस मिक्सचर कब बनता है? सर ये अलॉय कब बनता है? अलॉय तब बनता है, अलॉय तब बनता है जब एटम्स की साइज लगभग सेम हो, है ना। अलॉय तब आसानी से बनता है जब एटम्स की साइज कैसी हो? लगभग सेम हो, सिमिलर साइज होती हो, है ना, सिमिलर साइज होती हो। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज ऐसे बढ़ता है और ऐसे डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है ना, ऐसे तो कहते हैं हम लोग। लेकिन साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। डी ब्लॉक एलिमेंट की अच्छी चीज ये है, ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज को एक्सेप्शनली डिक्रीज कर गई या डाउन द ग्रुप जाने पर साइज को एक्सेप्शनली इंक्रीज कर गई, ऐसा नहीं होता, है ना। मेरी बात समझ में आई? तो इनकी जो साइज होती है वो लगभग सेम होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, इसी वजह से ये अलॉय फॉर्मेशन में काम में आते हैं। देखो ये लिखा है, सच अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विद मेटालिक रेडियस दैट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। मतलब उनकी जो साइज है उसमें डिफरेंस कितने का होता है? लगभग 15% का डिफरेंस होना चाहिए, या तो 15% छोटा या 15% बड़ा। इसका मतलब साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर साइज। बोलिए। डन। हाँ डोपिंग, अरे डोपिंग, हाँ मतलब वैसा है, डोपिंग जैसा समझ सकते हो। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स अलॉयज आर रेडिली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल्स। बहुत अच्छी बात। ये अलॉयज होते हैं वो हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, बहुत अच्छी बात है ये भी, है ना। ये भी बहुत बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया बात कही है। और कहता है कि अलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद नॉन ट्रांजिशन मेटल्स सच एज, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अलॉय में सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही होने,
नॉन ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, जैसे कॉपर ट्रांजिशन है लेकिन जिंक नहीं है ना, और कॉपर ट्रांजिशन है लेकिन टिन नहीं है। आर ऑल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा यूज होता है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। मैं चाहता हूं आप सिर्फ ये ध्यान रखें, है ना, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये ध्यान में रख लो। ऐसे तो बहुत सारी अलॉयज बन सकती हैं, लेकिन सारी अलॉयज के याद रखना हमारे लिए मतलब इतना तो पॉसिबल है ना। हाँ, ध्यान रखें। डन, ऑल राइट। ये नोट करना बेटा अपने शब्दों में, है ना, अपने शब्दों में इसको आप लिख दें, अपने शब्दों में आप इसको लिख लेना, ठीक है। हाँ, अपने शब्दों में आप इसको लिख लेना। डन, आगे चले। ये हो गया सर अलॉय फॉर्मेशन। इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो पढ़ के आए सर, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, नहीं क्या? अरे बोलो ना सर, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। आपने देखे होंगे कि डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भर भर के, मजे ले लेके, है ना। क्यों होता है साहब, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन क्या? देखो, एक तो इनकी जो साइज होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की साइज छोटी, है ना। दूसरी चीज, इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और सर तीसरी चीज, इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, यस, है ना। ये आपने पढ़ा, ये रीजन होते हैं सर। इन रीजंस की वजह से, ये वो कारण है सर जिन कारण की वजह से जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों? दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, देयर हाई आयोनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बोलो, इसको इसको तुम हल्के में मत लेना इन सारी चीजों को। मैं पहले बोल देता हूँ, हल्के में लेने की कोशिश करोगे कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मैं पहले बोल देता हूँ, है ना। हल्के में नहीं लेना है, तो ध्यान रखना है, ईमानदारी से पढ़ना है, एक बार के लिए रीडिंग जरूर मारनी है ना, रीडिंग जरूर मारना है बेटा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं जानते हैं क्या? अरे बोलो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? पढ़ा है तुम लोगों ने तो यार, अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हारे इसके बारे में। सर देखो, एक मेटल है ना सर, ये मेटल का लैटिस है, ये देखो सर मेटल का लैटिस है सर, ये मेटल का लैटिस है सर। सर इस मेटल के लैटिस में ना कुछ छोटी छोटी क्या है सर, खाली जगह प्रेजेंट है सर, खाली जगह। ये देखो, तो दुनिया वोइड के नाम से जानती है, किस नाम से? वोइड के नाम से जानती है। सर इसके अंदर आपका हाइड्रोजन आ गया, आपका कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, है ना, बोरोन आ गया। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं ना सर, ये इनको आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इनको आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो कंपाउंड बन जाता है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कह देते हैं। काम खत्म, बस इतना सा होता है ना। उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं, बस काम खत्म, है ना। ये जो आपका नया जो एटम आके, भाई छोटा एटम ही होना चाहिए, क्योंकि जो वॉइड है वो बहुत ज्यादा बड़ी तो होती नहीं, है ना। वॉइड छोटी होती है, तो इस वॉइड के अंदर छोटे एलिमेंट ही आएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ऐसे जो छोटे छोटे एलिमेंट आते हैं वो इसमें घुस जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन। यस, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन आके यहाँ रुक गया, तो ये हाइड्रोजन इस वाले मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, है ना। ये कहता है बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी, मैं बस आके रह रहा हूं, मुझे आसपास वाले एटम से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के साथ किसी तरह का इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ना नहीं चाहता हूं, मैंने सिर्फ अंदर वाली साइड को ऑक्यूपाई कर रखा है, बस इतना सा काम कर, है ना। तो सर देखो क्या होता है, लिखता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज, कौन से होते हैं, विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, है ना। बिल्कुल सही है सर। दे आर यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड आर नीदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट, बिल्कुल सही। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, दादा इधर 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 देखो, कह रहा है कि ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, ऐसा नाम सुने हो तुम कभी? ऐसा नाम सुने हो तुम कभी? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक तो होना ही है ना यार, यहां पर एटम्स का कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता। फिक्स रेशियो रहेगा कैसे? एक एटम आया और इस साइड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो रेशियो तो बैलेंस गड़बड़ हो गया ना। एटम्स का रेशियो बिल्कुल
वो कहते थे ना कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब एटम्स का जो रेशियो है वो एक होल नंबर रेशियो रहना है ना। हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते थे, ऐसा कुछ फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नया एटम आ रहा है वो स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देता है ना, वो स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देता है। आप देखो एग्जांपल भी आपके सामने है ना, देखो लिखा है VH.56, TiH 1.7, मतलब इसका मतलब ये है टाइटेनियम का लैटिस था, उसके अंदर हाइड्रोजन आके घुस गया, और अब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1.7 हो गया, मतलब होल नंबर रेशियो नहीं है ना, होल नंबर रेशियो नहीं है। अरे भैया होल नंबर रेशियो नहीं है इसका मतलब, समझ गए हो? स्टोइचियोमेट्रिक, वेरी गुड। सर ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी, पढ़ लेना इसको, है ना। ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ना, इन प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी है, पढ़ लेना इसको। क्या लिखा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा होता है, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। इसको ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? प्योर मेटल से भी, है ना। जैसे मान लो ये जो मेटल थी वो कॉपर की थी, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया, बीच में आके बोरोन जुड़ गया, तो ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से ज्यादा होगा, बिकॉज ये जो खाली जगह थी ये भी ऑक्यूपाई हो चुकी, ये खाली जगह भी ऑक्यूपाई हो चुकी, के अंदर वैकेंट स्पेस बहुत कम बचा। बहुत हार्ड होते हैं, है ना, लगभग डायमंड जितनी भी हार्डनेस हो जाती है, कुछ इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी सेम रहती है। देखो, दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी पे कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इन्होंने इस कॉपर के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, ये किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, है ना, ये किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। जो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, आज भी उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते। इस वजह से इनकी जो मेटालिक कंडक्टिविटी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, वो उतनी ही रहती है जितनी की प्योर मेटल, है ना। तो ये अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं, और दे आर केमिकली इनर्ट, है ना, वो केमिकली इनर्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कह देता हूं, कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये वाली प्रॉपर्टीज दे देता है। यस, ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट एग्जाम में दे सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी चीजों को थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, उनको हम लोग अगली वाली क्लास में समझ। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्ड लेक्चर इसका, मैंने आपसे कहा था लगभग 4 चैप्टर 4 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, है ना, हम लोग इसको 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ऑल राइट, तो देखो होमवर्क क्या है आज आपका। सर आपको डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करनी है आज, आपको डीपीपी मिलेगी। रिवीजन बढ़िया ढंग से करना है भाई, बहुत जोरदार रिवीजन करना है, पढ़ के आना अच्छे से। और आप लोग चाहो तो मॉड्यूल उठाओ, क्या उठाओ? मॉड्यूल उठाओ, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक कर डालो एक्सरसाइज 1 के, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक कर डालो एक्सरसाइज 1 के। ऑल राइट, हाँ। अबे 3 लेक्चर में तुम करवाने कहाँ दे रहे हो? 3 लेक्चर में मैं करवा देता अगर तुम ईमानदारी से पढ़ते तो, 3 लेक्चर में तुम्हें करवा देता, लेकिन तुम पढ़ कहाँ रहे हो 3 लेक्चर में करवाने जैसा। अब तो 4 में ही होगा। आज तुमने आधा घंटा तो मेरा खराब कर दिया, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, क्रैक हो रही है, लो हो रही है, हाई हो रही है ना, कट रही है। हमेशा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्या करें हम, है ना। हाँ, कहानी सुना दो, अच्छा। कल को बोलेगा सर लोरी सुना दो, सर नींद नहीं आ रही सर लोरी सुना दो, है ना। वो कहां से लाऊं भाई? कहानी अभी सुनाई तो थी एक बढ़िया वाली कहानी। अरे वो कहानी एकदम सही थी, तुम्हें लग रहा होगा कि वो कहानी में मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट थी कहानी, वैसा ही हुआ था। तुम्हें क्या, तुम एक तो विश्वास और नहीं करते, ये फैक्ट है। हाँ ये फैक्ट है भाई। अब कहाँ से लाएं यार 2-2 लाइन अब रोज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 लाइन हो जाए, फिर 2 लाइन हो जाए, चलो ठीक है। आज थोड़ी सी आवाज मेरी ठीक हो गई है। मोटिवेशनल नहीं भाई, मोटिवेशन तो भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, मुझे पता है ना। मोटिवेशन तो भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। और भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जो है ना, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज नहीं।
एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शायरी सुनने से कोई मोटिवेट हो जाता है, या फिर मतलब कोई एक आधा वीडियो देख लेने से मोटिवेशनल वो कुछ बहुत कुछ उखाड़ लेगा, नहीं होता है। जीवन में अच्छा वही करता है जिसके अंदर ना आग लगी हो, अंदर वाला मोटिवेशन। तो लगता है ना कि मतलब मुझे करना है अच्छा जीवन में, है ना। या फिर एक अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, तो लगता है कि यार उनको अपने परिवार की कंडीशन सुधारनी है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, सोशल इकोनॉमिकल सुधारनी है। तो मतलब तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती, और मेरे हिसाब से पड़नी भी नहीं। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन तुम एक बार वीडियो देखोगे, जाओगे अपना और टाइम टेबल बनाओगे, उन्हें तो टाइम टेबल इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे ये करूंगा वो करूंगा, है ना, इतने बजे गप्पे मतलब वो नहीं होता भाई। वो फिर दो दो चार दिन की कहानी होती है। और मतलब ऐसे मैंने कहीं पर एक लाइन सुनी थी कि यार, जो मुझे एक्चुअली बहुत बहुत मतलब वो ऐसा लगा ना, जो दिल को छू जाती है बात, कि यार हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, है ना, उनके लिए माँ बाप की शक्ल ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। जैसे हम उनकी शक्ल देखते हैं तो हमें मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। नहीं क्या कि मतलब वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या जुगाड़ करके हमें पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे। तो मतलब कुछ अलग से मोटिवेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और मोटिवेशन तो हर कोई आजकल मोटिवेशनल स्पीकर ही बना पड़ा है, पता ही है ना। मोटिवेशनल स्पीकर कोविड में इतने ज्यादा हो गए ना भाई, इतने ज्यादा हो गए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स कोविड में। हर दूसरा आदमी मोटिवेशनल स्पीकर। आज देखो आप लोगों को इंस्टाग्राम उठा के मोटिवेशनल स्पीकर। अबे मतलब भी पता है तुझे, मोटिवेशनल स्पीकर 2 लाइन सुना देने से, कहीं से किसी की कॉपीड 2 लाइन सुना दी, है ना, कहीं से 2 स्टेटमेंट कहीं से पढ़ के सुना दी मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, तो इनके चक्कर में मत पड़ा करो यार तुम लोग मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकर कुछ। लोग बस अपना एक गोल बनाओ कि मुझे क्यों करना है, सीधी सी बात ये है ना। और ये करना है तो उसके लिए मुझे जो भी मेहनत करनी पड़े वो मैं करूंगा। इसी चक्कर में मत पड़ा करो तुम। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मोटिवेशनल लेने के लिए 2-2 घंटे लगा देते हैं, यूट्यूब सर्च करते रहते हैं मोटिवेशनल स्पीच, फिर एक सर्च करेंगे, दो करेंगे, 2-2 घंटे से लगे पड़े, मजा नहीं आया, बोले मोटिवेशन नहीं आया, कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, आओ जी। तो ऐसे ही 2 लाइन लिखी है, मतलब 2 बहुत बढ़िया लाइन लिखी है ना, ये उस बच्चे के लिए है, बंदे के लिए है। उसके लिए ना, मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा तुमने भी सुना होगा कई बार, यार तुम तो बड़े रूड हो यार, मतलब ऐसे बात ही नहीं करते, प्यार से कभी बात ही नहीं करते। ऐसे सुना होगा तुम में से भी कई जो सख्त लोग होते हैं ना, सख्त लोग। तो वो कहता है वापस किसी और को सुनना, वो कहता है कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, सुनना मेरी बात गौर से सुनना। कहता है कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से हम बात नहीं करते, ये नरम लहजा प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए है। क्या कहता है कि ये नरम लहजा प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए है, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। हाँ हाँ, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। तो अगर तुम जब भी कोई कहे ना तो बड़े सख्त हो, ऐसे बात नहीं करते, तो ये 4 लाइन सुना देना, अगले वाला फ्लैट फ्लैट, है ना। हाँ, चलो फिर खत्म करो क्लास को, खत्म करें। यस 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 यस। और होना भी नहीं चाहिए ना यार, मतलब से बात अगर कोई करता है ना, आप समझ लो मतलब वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो मेरे से। इसीलिए बोलते हैं कि जीवन में दोस्त कम हो पर अच्छे वाले। ऐसा नहीं हो कि जिस दिन जरूरत हो उस दिन फोन करे, भाई यार कुछ जुगाड़ करेगा, कहीं काम नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को टिक मार दो, 20 से लात मार के निकाल दो अपने जीवन। 2-4 बढ़िया लोग रखो, है ना। हाँ, चलो फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन कब होगा? कल छुट्टी आप लोगों की, परसों क्रिसमस की छुट्टी आप सब लोगों को। आप सब लोग बढ़िया ढंग से क्रिसमस मनाइएगा, शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सब लोग, है ना। और 2 दिन आपके पास छुट्टी मिली है, इस समय बढ़िया ढंग से क्रिसमस मनाने के बजाय मैं तो आपसे ये कहूंगा कि बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर लें बैठ के। अगर कोई बैकलॉग है, कोई वीक में रह गया है, कोई टॉपिक छूट गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीवाईक्यूज नहीं करे हैं,
वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, निपटा दें उनको। ठीक है, 2 दिन है हमारे पास बढ़िया ढंग से, फिर उसके बाद वापस आएंगे हम लोग 2 दिन बाद। ट्यूसडे को आप सब लोगों से मुलाकात होगी, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, काफी अच्छी चीजें पढ़ेंगे उस वाले लेक्चर में। और इसी दिन मेरा मंजिल भी होगा जिसमें मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, शायद 26। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है दादा, आज के लिए सेशन में बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराना। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।